नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके वाले पोर्शन में अपन पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश। देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की 2 क्लासेस जो हैं वह अपन ने कंप्लीट कर ली है। आज के इस वीडियो में अपन इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश को कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार में अब तक अपन ने क्या पढ़ा है, इस पे अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार का जो अर्थ है वह क्या होता है। तो गुर्जर प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? तो गुर्जर का मतलब होता है आपका गुर्जर जाति है एक, और प्रतिहार का मतलब होता है आपका द्वारपाल। द्वारपाल भी बोल सकते हैं अपन इनको, या फिर बोल सकते हैं अपन चौकीदार, या इनको बोल सकते हैं रक्षक। जो चौकीदार होता है, द्वारपाल होता है, वह रक्षा का काम करता है, यानी कि ये रक्षक भी कहलाते हैं। तो ये प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, चौकीदार और रक्षक। अब ये जो प्रतिहार थे, ये प्रतिहार गुर्जर जाति के ही थे क्या? इस बात का अपन को वर्णन मिलता है आपका पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है। उस अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। तो इस ऐहोल अभिलेख में अपन को गुर्जर जाति का वर्णन मिलता है। तो गुर्जर जाति का जो वर्णन है वह कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। इससे अपन को पता चलता है कि ये जो प्रतिहार थे ये गुर्जर जाति के थे। अब ये जो गुर्जर शब्द है, इस बात का जो वर्णन है, यह जो शब्द है यह किन अभिलेखों में मिलता है? तो ये 4 अभिलेख हैं अपन को ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? पहला अभिलेख है आपको रामनपुर अभिलेख, दूसरा अभिलेख है आपका नीलगुंड अभिलेख, और तीसरा अभिलेख है आपका, उसका नाम है देवली अभिलेख, और चौथा जो अभिलेख है उसका नाम है करहाड़ अभिलेख। ये जो 4 अभिलेख हैं, इन 4 अभिलेखों से गुर्जर शब्द का वर्णन मिलता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गुर्जर शब्द जो है वह किन अभिलेखों से मिलता है। अब इनको आप ध्यान में कैसे रखोगे? तो एक छोटी सी ट्रिक अपन बना लेते हैं कि रानी दे, क्या दे? कुहाड़ दे। तो रानी दे कुहाड़, कुहाड़ जानते हो ना आप क्या होती है? देसी भाषा में बोलते हैं अपन कुहाड़। तो रानी दे कुहाड़, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आपका गुर्जर कह रहा है। तो गुर्जर रानी से क्या मांग रहा है? कुहाड़ मांग रहा है। तो कह रहा है रानी दे कुहाड़। देखिए, रा का मतलब है रामनपुर अभिलेख, नी का मतलब है नीलगुंड अभिलेख, दे का मतलब है देवली अभिलेख, और कुहाड़ का मतलब है आपका करहाड़ अभिलेख। तो ये जो 4 अभिलेख हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था गुर्जरों की जो उत्पत्ति हुई है, यानी कि इन प्रतिहारों की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है। इनके बारे में, उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे मत अपन ने पढ़े थे। चंद्रबरदाई का मत पढ़ा था, आपका जो हैनसान की बुक है सी यू की, वहाँ से भी अपन ने इनके बारे में पढ़ा है। कनेडी का भी मत पढ़ा है, दशरथ शर्मा इनका भी मत पढ़ा है, और जो आपकी स्मिथ है, टोड है, इनके भी मत अपन ने पढ़े हैं, वो अपने डिटेल से पढ़ लिए हैं। इसके बाद में अपन ने देखा था कि मुहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की टोटल जो है 26 शाखाएं बताई हैं। कितनी शाखाएं बताई हैं? 26 शाखाएं बताई हैं। इन 26 शाखाओं में से जो महत्वपूर्ण 2 शाखाएं हैं वो अपन को पढ़नी है। जिसमें पहली शाखा है उसका नाम है आपका मंडोर शाखा। पहली शाखा का नाम क्या है? मंडोर शाखा। और दूसरी शाखा जो है उसका नाम है भीनमाल शाखा। भीनमाल शाखा, जिसमें मंडोर शाखा अपन ने पढ़ ली है, भीनमाल शाखा भी अपन ने पढ़ ली है, शुरुआत कर दी है इसकी भी। इसमें अपन ने आधे जो प्रतिहार है वो पढ़ लिए हैं, और आधे प्रतिहार हैं आज अपन कंप्लीट पढ़ लेंगे। देखिए, मंडोर शाखा की अगर अपन बात करें तो मंडोर शाखा में अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था मंडोर शाखा का जो संस्थापक है, यानी कि प्रतिहारों का जो संस्थापक है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, उसका नाम है आपका हरिश्चंद्र। इस हरिश्चंद्र को अपन ने पढ़ा था। इस हरिश्चंद्र के 4 संतानें हुई थी, उसमें राजा बना था कौन? रज्जिल। तो अपन ने कैसे पढ़ा था कि राजा बना रज्जिल। तो इनकी उपाधि ध्यान में रखनी है। हरिश्चंद्र की उपाधि का नाम है रोहिलदी, रज्जिल की उपाधि का नाम है राजा। रज्जिल के बाद में अपन ने पढ़ा था नरभट्ट, और नरभट्ट के बाद में अपन ने पढ़ा था नागभट्ट। अभी देखिए, नाग जो है ये अपन टोटल पढ़ेंगे 3। जितने भी जो प्रतिहार है उन टोटल प्रतिहारों में 3 नाग पढ़ेंगे अपन, जिसमें 1 नाग तो पढ़ेंगे इस मंडोर शाखा में, 2 नाग पढ़ेंगे अपन इस भीनमाल शाखा में, और ये जो नाग है ये अपनी राजधानी चेंज कर रहे हैं, यानी कि नाग जो है निकल रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। मंडोर शाखा का जो नाग है, नागभट्ट प्रथम जो है, यह राजधानी चेंज करता है मंडोर से मेड़ता।
नागभट्ट के बाद में अपन ने पढ़ा था सिल्लुक को, सिल्लुक के बाद में अपन ने पढ़ा है कक को, और कक जो है इस कक को ध्यान में रखना आपको, ये कक जो है अपन मंडोर शाखा में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कक है अपन भीनमाल शाखा में भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भीनमाल शाखा में अपन वत्सराज और नागभट्टदित्य को पढ़ेंगे, तब अपन देखेंगे कि ये जो कक है इनका सामंत रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कक को। कक के दो संतानें हुई थी, एक का नाम है बाउक और एक का नाम है कक्कुक। तो ये जो बाउक है, इस बाउक की बाउक प्रशस्ति याद रखनी है, कक्कुक का आपको घटियाला शिलालेख ध्यान में रखना है। उसके बाद में सबसे अंत में अपन ने पढ़ा था इस मंडोर शाखा में, वो पढ़ा था हमीर को। इस हमीर ने ये जो मंडोर शाखा है यह दहेज में दे दी थी राव चूड़ा को। तो यहाँ से अपन ने इस मंडोर शाखा को कंप्लीट किया था। उसके बाद में अपन ने भीनमाल शाखा की शुरुआत कर दी थी, और भीनमाल शाखा में अपन ने पढ़ा था सबसे पहले उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। इस नागभट्ट प्रथम को प्रतिहारों का संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो नागभट्ट प्रथम को अपन ने पढ़ा था। अभी देखिए नागभट्ट प्रथम जो है, ये जो नाग है ये राजधानी चेंज करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो इनकी राजधानी है भीनमाल, क्योंकि भीनमाल का संस्थापक है, एक राजधानी। उसके बाद में इसकी राजधानी जालोर भी बताते हैं। उसके बाद में इसकी राजधानी जो है वो उज्जैन भी बताते हैं। दशरथ शर्मा जालोर बताते हैं, जो घोष जी हैं वो इनकी उज्जैन बताते हैं। तो देखिए 3 जगह इनकी राजधानी है, ये ध्यान में रखना है। यानी कि ये जो नाग है भीनमाल वाला पहला नाग, ये 3 जगह जा रहा है आपका। कहाँ कहाँ जा रहा है? भीनमाल में जा रहा है, जालोर में जा रहा है, उज्जैन में जा रहा है। तो मैंने बताया था ना कि 3 नाग पढ़ेंगे अपन टोटल। 3 नागों में तीनों की तीनों जो नाग है अपनी राजधानी चेंज करेंगे। तो ये जो नागभट्ट प्रथम है इसको अपन ने पढ़ा था। इस नागभट्ट के 2 पुत्र हुए थे, 2 पुत्र हुए थे नागभट्ट प्रथम के। वो 2 पुत्र कौन कौन से थे? एक पुत्र था इनका कक्कुक और एक पुत्र था इनका देवराज। अब ये जो देवराज है, इस देवराज का जो पुत्र है वत्सराज, इस वत्सराज को अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था। अब वत्सराज के बाद में इस वत्सराज को अपन ने पढ़ा था, तब देखा था कि इसने त्रिपक्षीय जो युद्ध है, इस त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत कर दी थी। कौन से युद्ध की? त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत कर दी थी। अब ये त्रिपक्षीय युद्ध क्या है इसके बारे में अपन ने डिटेल से पहले पढ़ लिया है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देखेगा। उसके बाद में ये जो आज वाला वीडियो है ये देखेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये त्रिपक्षीय युद्ध क्या है। तो वत्स राज तक का अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब इस वत्स राज के एक बेटा है, उसका नाम है नागभट्टदित्य। अब ये नागभट्टदित्य है, यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। तो अपन आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नागभट्टदित्य का। ये वत्सराज का बेटा है नागभट्टदित्य। वत्सराज ने जिस त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत की थी, उस त्रिपक्षीय युद्ध को ये नागभट्टदित्य भी करेंगे। तो ये जो त्रिपक्षीय युद्ध है, ये त्रिपक्षीय युद्ध काफ़ी सालों तक चलता है। उसको जो अंतिम रूप जो है वो देते हैं मिहिर भोज। तो अपन डिटेल से इनको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नागभट्टदित्य को। ये 795 से 833 ईस्वी तक ये रहे हैं। वत्सराज के पुत्र हैं। ये अपने वत्सराज तक का कंप्लीट पढ़ लिया है पहले। कक इसका भी सामंत रहा। देखिए ये कक जो है मंडोर शाखा का प्रतिहार है। ये जो कक है नागभट्ट का और वत्सराज का, इन दोनों का सामंत रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कक का। नागभट्टदित्य की जो उपाधि है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, परम भट्टारक और महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इनको मिली हुई है। कन्नौज के चक्रायुद्ध, अब देखिए चक्रायुद्ध है, अपने पढ़ा था पहले वत्सराज के समय में कि वत्सराज के समय धर्मपाल जो था, उस धर्मपाल ने इंद्रायुद्ध को हटा करके और चक्रायुद्ध को गद्दी पर बैठा दिया था। ये चक्रायुद्ध तक की अपने बातें कंप्लीट कर ली है। तो चक्रायुद्ध को हरा करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? ये नागभट्टदित्य। तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। तो देखिए अपन ने 3 नाग पढ़ लिए हैं। पहला जो नाग पढ़ा था वो पढ़ा था अपने मंडोर शाखा में, उसने अपनी राजधानी चेंज की थी मंडोर से मेड़ता। दूसरा नाग पढ़ा अपने नागभट्ट प्रथम, यानी कि भीनमाल शाखा का जो पहला नाग है नागभट्ट प्रथम, उसकी 3 राजधानियां हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये जो नागभट्टदित्य है ये भी राजधानी चेंज कर रहा है। क्या कर लिया इसने? कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। ये जो कन्नौज है, इस कन्नौज को लेकर के ही युद्ध हो रहा है, त्रिपक्षीय युद्ध। ये बीच में आपका क्या है? कन्नौज है। ये इधर क्या है? आपका पालवंश है। और इधर है आपके गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों में अब कौन है? नागभट्ट है, नागभट्टदित्य। वत्सराज था पहले। इस वत्सराज ने, नागभट्टदित्य का जो पिताजी है इसका नाम है वत्सराज। इस वत्सराज ने इस त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत की थी। और वत्सराज के समय इधर कौन था? धर्मपाल था। और नीचे की साइड में कौन था? दक्षिण साइड में वो था आपका ध्रुव है।
तो ये अपन ने पढ़ा था। और इधर था आपका इंदिरा युद्ध, ये वत्सराज के समय था। फिर वत्सराज का जो बेटा है नागभट्टदित्य, इसके समय कौन है? इसके समय इधर धर्मपाल ही है और दक्षिण साइड में आपका है गोविंद तृतीय, इसको ध्यान में रखना है। और ये बीच में जो बैठा है ये चक्रायुद्ध बैठा है। तो इस नागभट्टदित्य ने इस चक्रायुद्ध को हरा करके और इस कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज पर अधिकार करके इसको अपनी राजधानी बना लेता है। तो ये ध्यान में रखना है, राजधानी बनाता है कौन? ये नागभट्टदित्य बनाता है कन्नौज पर अधिकार करके। लेकिन वही बात है, वापस ये जो राष्ट्रकूट वंश का जो आता है गोविंद तृतीय, ये इस नागभट्टदित्य को हरा देता है और वापस इस पर अधिकार कर लेता है। यानी कि ये जो कन्नौज पर अधिकार हो रहा है इसको पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं ये गुर्जर प्रतिहार वाले, इनको पूर्ण रूप से करते हैं आपके आगे आएगा मिहिर भोज, वो इस कन्नौज पे पूर्ण अधिकार कर लेता है। तो देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो नागभट्ट ने पाल शासक धर्मपाल को हराया। देखिए बंगाल की साइड में इधर कौन है? पाल शासक, और पाल शासक कौन है? धर्मपाल, तो इसको भी ये हरा देते हैं। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने नागभट्टदित्य को हरा दिया। अब ये जो दक्षिण साइड से आ रहा है आपका गोविंद तृतीय, इसने नागभट्टदित्य को हरा दिया। अपन ने वत्सराज में पढ़ा था कि वत्सराज को भी ये दक्षिण साइड से आता है आपका राष्ट्रकूट शासक ध्रुव है, वो हराता है। और वही बात होती है वापस नागभट्टदित्य के समय में कि इसको भी ये जो दक्षिण साइड वाला है आपका गोविंद तृतीय, ये हरा देता है। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्टदित्य ने मत्स्य प्रदेश, मालवा, आनर्त प्रदेश, किरात, वत्स, कौशाम्बी पर अधिकार कर लिया था। नागभट्टदित्य ने बलि प्रबंध ग्रंथ की रचना की। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बलि प्रबंध ग्रंथ की रचना कौन करते हैं? तो ये नागभट्टदित्य करते हैं। नागभट्टदित्य ने बुचकेला जोधपुर में शिव पार्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो ये देखिए नाग है, शिव जी के होते हैं, तो शिव पार्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया है। कहाँ पे? बुचकेला जोधपुर में। और बलि प्रबंध ग्रंथ की रचना की है। ग्वालियर अभिलेख में कर्ण की उपाधि दी गई है। 833 ईस्वी में गंगा में इन्होंने समाधि ले ली। तो ये जो नागभट्टदित्य है इसको अपन ने पढ़ा है डिटेल से। वत्सराज के ये बेटे हैं, त्रिपक्षीय युद्ध ये करते रहते हैं। त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत करते हैं वत्सराज, उसके बाद में ये नागभट्टदित्य भी करते हैं। नागभट्टदित्य लास्ट में जो है गंगा में समाधि ले लेते हैं। तो ये जो सेकंड नाग है इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इनके जो बेटे होते हैं वो होते हैं रामभद्र, नागभट्टदित्य के। देखिए रामभद्र जो है ये कोई भी काम नहीं करते, एकदम आलसी प्रवृत्ति के होते हैं नागभट्ट। देखिए जो वत्सराज है इसने त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत करी थी, अपन ने पढ़ा था। यानी कि कन्नौज पे इनको अधिकार करना है और जो सत्ता का प्रमुख केंद्र है इसको पाने के बाद में संपूर्ण देश में अधिकार करना इनका उद्देश्य है। तो ये वत्सराज ने शुरुआत करी थी। वत्सराज के बाद में नागभट्टदित्य ये भी खूब कोशिश करते हैं इस कन्नौज को पाने के लिए और कन्नौज को अपनी राजधानी भी बना लेते हैं। लेकिन दक्षिण साइड से जो गोविंद तृतीय आता है वो नागभट्टदित्य को हरा देता है, तो कन्नौज पे अधिकार नहीं कर पाते हैं। नागभट्टदित्य के बाद में आता है आपका रामभद्र। कौन आता है? रामभद्र आता है। इसको कोई मतलब नहीं है, एकदम आलसी प्रवृत्ति का है, इसको मतलब ही नहीं है कन्नौज से किसी से भी, तो एकदम आलसी प्रवृत्ति का है। तो इस रामभद्र का जो बेटा था मिहिर भोज, इसने इसकी हत्या कर दी अपने पिता की। तो देखिए रामभद्र जो है 833 से 836 इसके जो पुत्र है मिहिर भोज ने इसकी हत्या कर दी। तो मिहिर भोज को कहते हैं प्रतिहारों का पितृहंता, क्योंकि इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी रामभद्र की। रामभद्र कोई काम नहीं कर रहा था, कन्नौज को हथियाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मिहिर भोज था वो सोच रहा था कि अपने जो पुरख हैं इन पुरखों ने तो इस कन्नौज को हथियाने के लिए क्या क्या संघर्ष किया, ये रामभद्र कुछ कर नहीं रहा, तो इसकी हत्या कर देता है। अब देखिए अब अपन पढ़ेंगे मिहिर भोज को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो मिहिर भोज है ये इस कन्नौज को पूर्ण रूप से हथिया लेते हैं, जिसकी शुरुआत वत्सराज ने की थी। नागभट्टदित्य ने भी खूब कोशिश की थी। उसके बाद में जो मिहिर भोज है 836 से 885 ईस्वी तक ये रहते हैं। इनकी माता का नाम है अप्पा, इनकी पत्नी का नाम है चंद्र भट्टारिका और इनके पिताजी कौन है? ये रामभद्र, जिनकी ये हत्या कर देते हैं। इसीलिए इनको मिहिर भोज को बोलते हैं पितृहंता। देखिए प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक है ये। कौन? मिहिर भोज। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बर्गमा एक अभिलेख है, उसमें लिखा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला है, यानी कि सबसे शक्तिशाली शासक जो रहा है प्रतिहारों में वो रहा है आपका मिहिर भोज। इस मिहिर भोज ने सबको बोझ गिरा दिया, यानी कि सबकी छुट्टी कर दी, सबको हरा देता है ये। बंगाल वाले को भी हरा देता है, पाल वंश को, इधर दक्षिण साइड वाले इनको भी हरा देता है ये। तो सबको ये क्या कर देता है? सबको बोझ गिरा देता है, सबकी छुट्टी कर देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मिहिर भोज। दौलतपुर अभिलेख में
प्रभास कहा गया है और ग्वालियर प्रशस्ति में आदि वराह की उपाधि इनको दी गई है। तो देखिए इनके उपनाम हैं आपके आदि वराह, प्रभास पाटन, प्रभास सूर्य, सूर्य का प्रतीक, सबसे शक्तिशाली शासक प्रतिहारों में कौन है? ये मिहिर भोज, जिसने अपने पिताजी की हत्या कर दी। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु और अरबों का मित्र कहा है। देखिए जो अरब यात्री है जिसका नाम है सुलेमान, ये आया था मिहिर भोज के समय। मिहिर भोज ने क्या क्या काम किया था? तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी रचना की थी? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की है। प्रमुख ग्रंथ भी है मिहिर भोज के, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे शक्तिशाली राजा है, पूरे पृथ्वी को जीतने वाला राजा है, तो इसने प्रमुख ग्रंथ भी लिखे हैं। कौन कौन से? योग्य सूत्रवर्ती, श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेद सर्वस्व और कुर्म शतक, कृत्य कल्पतरु और राज मृदांड और युक्ति कल्पतरु और राज करतांड। देखिए एक तो है राज मृदांड और एक है राज करतांड, और कृत्य कल्पतरु है और युक्ति कल्पतरु है। तो दो तो आपको ये इस प्रकार से जोड़े बना करके ध्यान में रखने हैं। ये सारे के सारे आपको सह सह पर मिलेंगे, जैसे कि श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश, सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरण, तो ये आपको ऐसे ध्यान में रखने हैं। योग्य सूत्रवर्ती, आयुर्वेद सर्वस्व, इसके बाद में है आपका विद्या विनोद और भोज चंपू। ये भोज चंपू ये तो ध्यान में रह जाएगा ऐसे ही कि मिहिर भोज का है। विद्या विनोद, तो विद्या में देखो, विद्या के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपका? ये विद्या में आपका कक भी था, सबसे बड़ा ज्ञाता, लेकिन कक से भी बड़ा है ये आपका कौन? भोज। तो ये विद्या विनोद आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है किसका? ये मिहिर भोज का है। आयुर्वेद सर्वस्व और सरस्वती कंठाभरण, योग्य सूत्रवर्ती, ये सारे जो हैं आपके ग्रंथ हैं मिहिर भोज की, आपको ध्यान में रखने हैं। मिहिर भोज ने श्रीमद आदि वराह शब्द अंकित चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ये मिहिर भोज ने इतना काम किया है। उसके बाद में अपन मिहिर भोज का और पढ़ते हैं। तो मिहिर भोज ने पाल शासक देवपाल विग्रहपाल को हराया। देखिए पाल शासक को भी हरा देता है। राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय को भी हराया और कन्नौज पर पूर्ण अधिकार कर लेता है। देखिए कन्नौज पर अब तक पूर्ण अधिकार कोई नहीं कर पाया था आपका प्रतिहारों में, ले मिहिर भोज जो है इसने कन्नौज पर पूर्ण अधिकार कर लिया। जो नागभट्टदित्य था, इस नागभट्टदित्य ने राजधानी जरूर बनाई थी, नागभट्टदित्य ने इस कन्नौज को, लेकिन यह भी पूर्ण अधिकार नहीं कर सका, क्योंकि जैसे ही दक्षिण साइड से कूट वंश का जो आया, इसने इस नागभट्टदित्य को हरा दिया। तो मिहिर भोज ने पूर्ण अधिकार कर लेता है कन्नौज के ऊपर। मिहिर भोज के बारे में आपको ध्यान में रखना है महेंद्र पाल प्रथम को, ये 885 से 910 ईस्वी तक रहा है। इसके पिता का नाम है मिहिर भोज। अब ये देखिए महेंद्र पाल है, ये मिहिर भोज का बेटा है। इसकी माता का नाम है चंद्र भट्टारिका। इसका उपनाम है निर्भयराज। अभी निर्भय तो रहेगा क्योंकि इसका पिताजी जो है उसका नाम है मिहिर भोज, सबसे शक्तिशाली राजा है। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है एक के, कि ये जो महेंद्र पाल है, इस महेंद्र पाल के पिताजी का नाम है आपका मिहिर भोज, और इस महेंद्र पाल के बेटे का नाम, इसके बेटे का नाम भी क्या है? भोज है। तो ये ऊपर भी इसके भोज है और नीचे भी इसके भोज है, इसलिए ये निर्भय है। तो निर्भय राज किसको बोलते हैं अपन? महेंद्र पाल को बोलते हैं। रघुकुल चूड़ामणि और रघुकुल मुक्तामणि और रघुकुल तिलक और महिषपाल, ये इनके उपनाम है आपके महेंद्र पाल के, आपको ध्यान में रखने हैं। इसने पाल व राष्ट्रकूट शासक की संयुक्त सेना को हराया। ये भी तो हराएगा क्योंकि इसके पिता ने भी हराया था, तो बेटा भी हराएगा, बिल्कुल हराएगा। बेटे का नाम क्या है? महेंद्र पाल, और पिताजी का नाम क्या है? मिहिर भोज, जो कि सबसे शक्तिशाली राजा है मिहिर भोज, और उसके बेटे का नाम है आपका महेंद्र पाल। देखिए जो महेंद्र पाल है इसके गुरु का नाम है राजशेखर, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुरु का नाम राजशेखर। तो दरबारी गुरु जो है राजशेखर, इसकी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, प्रचंड पांडव, बाल रामायण, बाल भारत और भुवन कोश, ये जो किताबें हैं, ये जो ग्रंथ हैं, ये किसकी है? राजशेखर की। और ये राजशेखर कौन है? यह है दरबारी गुरु है, किसका? महेंद्र पाल का। और ये महेंद्र पाल कौन है? यह है आपका मिहिर भोज का बेटा। तो आपको ध्यान में रखना है इस महेंद्र पाल को। महेंद्र पाल का जो गुरु है, जो दरबारी गुरु है, उसका नाम है राजशेखर, और राजशेखर की ये किताबें जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है आपका भोजदित्य, ये महेंद्र पाल का पुत्र। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो महेंद्र पाल है ये निर्भय राज है। क्यों? क्योंकि इसके पिता का नाम क्या है? मिहिर भोज, और इसके बेटे का नाम क्या है? भोज, यानी कि इसके ऊपर भी भोज है, नीचे भी भोज है, इसके मौज ही मौज है।
ठीक है, किसके? महेंद्र के। महेंद्र के बाद में आता है महिपाल, और महिपाल की जो उपाधि है वो आपको ध्यान में रखनी है, रघुकुल मुकुटमणि। देखिए मुक्तामणि जो है वो है आपकी किसकी? महेंद्र की, और मुकुटमणि जो है वो इसकी है आपकी महिपाल की। आर्यावर्त का महाराज और विनायक पाल, हेरम्बपाल, क्षितिपाल, ये भी इनकी उपाधि है, जिसमें आर्यावर्त का महाराज और रघुकुल मुकुटमणि ये तो राजशेखर के द्वारा दी गई उपाधि है। और ये जो क्षितिपाल है ये खजुराहो का एक अभिलेख है, उसमें नाम मिलता है इसका क्षितिपाल। तो ये आपको ध्यान में रखना थोड़ी सी इसकी उपाधियों के बारे में। किसकी उपाधि है? ये महिपाल की उपाधि है। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने पराजित किया था, किसको? महिपाल को। महिपाल के समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया, और ये अल मसूदी वही है जिसने अल गुर्जर कहा है इनको। क्या कहा है इनको? अल गुर्जर कहा है। और राजा को क्या कहा था अल मसूदी ने? राजा को कहा था बोरा। राजा को तो कहा था बोरा, और इनके जो गुर्जर है इनको कहा था अल गुर्जर। ये ध्यान में रखना आपको। अब सबसे अंत में पढ़ेंगे अपन राजपाल। मोहम्मद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण होता है 1018 ईस्वी में, और राजपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में ये जितने भी जो प्रतिहार थे इतने शक्तिशाली नहीं हुए थे। मिहिर भोज तो सबसे शक्तिशाली रहा है। मिहिर भोज का जो बेटा है महेंद्रपाल वो भी शक्तिशाली रहा है। उसके बाद में कोई भी राजा जो है वो इतने शक्तिशाली नहीं रहे हैं, जो भी प्रतिहार है वो शक्तिशाली नहीं रहे हैं। त्रिलोचन पाल की अगर अपन बात करें तो मोहम्मद गजनवी ने पुनः आक्रमण किया 1019 ईस्वी में। यशपाल जो है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है। तो अपन ने देखी प्रतिहार जो वंश है वह कंप्लीट पढ़ लिया है। गुर्जर प्रतिहार वंश को अपन ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। इसकी दो शाखाएं पढ़ी हैं। पहली शाखा है उसका नाम है आपका मंडोर शाखा। टोटल शाखाएं कितनी हैं? टोटल शाखाएं हैं 26। किसने बताई है? मुहणोतनैण सिंह ने बताई है। 26 शाखाओं में से दो प्रमुख शाखा जो है अपने इधर है, उसका नाम है मंडोर शाखा। दूसरी शाखा जो है उसका नाम है आपका भीनमाल शाखा। ये मंडोर जो है ये आपका जोधपुर साइड में है, जोधपुर में है, और ये जो आपकी भीनमाल है ये आपकी जालौर में है। इसके जो सबसे पहले इसमें पढ़ा था वो पढ़ा था हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र को तो इसको बोलते हैं अपन प्रतिहारों का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष। इस भीनमाल में अपन ने पढ़ा था सबसे पहले वो पढ़ा था नागभट्ट को। और मैंने बताया था अगर संस्थापक की अगर बात पूछे तो दोनों ऑप्शन में हो तो अपन करेंगे हरिश्चंद्र को, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं हो नागभट्ट ऑप्शन में हो तो नागभट्ट को करेंगे। नागभट्ट प्रथम है ये। और नाग आपको ध्यान में रखने हैं, 3 नाग है आपके। एक नाग है आपका मंडोर शाखा में, उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। इसने अपनी राजधानी चेंज करी है मंडोर से मेड़ता। 2 नाग पढ़ेंगे अपन इस भीनमाल में। एक तो है आपका नागभट्ट प्रथम जो कि संस्थापक है, आदि पुरुष है आपका किसका? भीनमाल शाखा का। ठीक है। एक नाग पढ़ेंगे अपन नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। इस नागभट्ट द्वितीय ने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी कन्नौज। और ये जो नागभट्ट प्रथम है इसकी राजधानी ध्यान में रखनी है आपको, एक तो है भीनमाल और दूसरी राजधानी है आपकी जालौर, और एक राजधानी है इसकी उज्जैन। ये 3 राजधानियों का वर्णन अपन को दिखाई देता है। तो ये 3 राजधानी ध्यान में रखनी है आपकी नागभट्ट प्रथम की। तो ये आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं अपन एक नए वीडियो के साथ और एक नई यूनिट के साथ। तो धन्यवाद।